Hello friends, myself Vinay Mishra, the faculty of Mechanical Engineering Department of Ambalika Institute of Management Technology, affiliated with AKTU. हम लोगों ने डिस्कशन किया कुछ पहले के लेक्चर्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन किया, फर्स्ट लॉ ऑफ ओपन सिस्टम के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे हम अप्लाई करते हैं उसको। कंप्रेसर हो गया, गैस टरबाइन हो गई, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हम लोगों ने, देखा कि केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है, लगभग इन दोनों की इक्विवेलेंस कैसे होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगाए थे। और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आगे के पोर्शन के बारे में। और पिछले में हम लोगों ने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कार्नोट साइकिल से शुरू करते हैं कि कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा बहुत पहले हो चुका है, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं उसको। ये बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कार्नोट साइकिल के, कि प्रोसेस को समझने के लिए कैसे वर्किंग होती है उसकी, तो इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर एडियाबैटिक कवर है। एडियाबैटिक का मतलब कि किसी भी तरह का हीट इंटरेक्शन सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। यहाँ पे अगर एडियाबैटिक प्लेट कहीं भी लग जाएगी तो हम ये मान के चलेंगे कि हीट का इंटरेक्शन, हीट लॉस उससे होकर के नहीं हो पाएगा सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। सोर्स है, हीट सोर्स, जिससे हम लोग ये मान के चलेंगे कि सोर्स का मतलब ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट अगर ऐड करना है तो सोर्स को लगाएंगे, और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करना है तो सिंक को लगाएंगे, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग गिवन है। डायथर्मिक कवर, डायथर्मिक कवर का मतलब ये है कि जिसमें से होकर के हीट आसानी से गुजर जाए, पूरी अमाउंट ऑफ हीट्स कैन बी ट्रांसमिटेड, यानी जो भी हमारे अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है सिस्टम के अंदर या इंजन में, तो वो इस डायथर्मिक वॉल के थ्रू बाहर निकल जाए कंडक्टिंग प्लेट, एज ए कंडक्टिंग प्लेट की तरह। सिलेंडर हेड, वर्किंग सब्सटेंस, पिस्टन रॉड, इंसुलेशन। बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि इंसुलेशन में कि हीट लॉस, इंसुलेशन का मतलब ये कि हीट लॉस नहीं होगा। अगर वर्किंग हम देखेंगे इसकी, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ, जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इस वॉल से होकर के बाहर नहीं गुजरेगी। इसको हम लोगों को एज्यूम करके चलना है, लेके चलना है। कुछ एजम्पशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कार्नोट साइकिल को पढ़ने के लिए, प्रोसेस को जानने के लिए। उसके बगैर ये साइकिल प्रोसीड आगे नहीं किया जा सकता। क्या क्या एजम्पशंस हैं? द पिस्टन मूविंग इन अ सिलेंडर डज नॉट डेवलप एनी फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन। जो पिस्टन मूव कर रहा है वो किसी भी तरीके का फ्रिक्शन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट करेगा, तो अमाउंट ऑफ हीट हमारी डिफर कर जाएगी जो हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये मान के चलेंगे कि अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। द वॉल ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर आर कंसिडर्ड आर परफेक्ट इंसुलेशन ऑफ हीट, यानी हम ये मान के चलेंगे कि अगर किसी प्रोसेस में अगर ये जो हीट का जनरेशन हो रहा है वो वॉल के थ्रू बाहर ना निकल जाए, क्योंकि फिर हमारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग जो इक्वेशन लेके चलेंगे इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये मान के चलेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वॉल के थ्रू बाहर नहीं निकल रही है हमारी इंसुलेशन की वजह से। द सिलेंडर हेड इज सो अरेंज्ड दैट इट कैन बी परफेक्ट हीट कंडक्टर और परफेक्ट हीट इंसुलेटर। जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है वो अपना परफेक्शन दें, इसका मतलब ये हुआ। अगर सिलेंडर जिस प्रोसेस में एडियाबैटिक कहा जा रहा है उसको, तो सिलेंडर हेड से किसी भी तरीके का हीट का इंट्रैक्शन ना हो, और अगर उसको कंडक्टिंग कहा जा रहा है या कंडक्टिंग या हीट को बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो पूरी तरीके से एज ए कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर का काम करे, जिससे हीट आसानी से बाहर निकल जाए। द ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक। हीट ट्रांसफॉर्मेशन में सोर्स और सिंक का टेम्परेचर चेंज ना हो, कांस्टेंट बना रहे हैं। वर्किंग मीडियम इज अ परफेक्ट गैस
एंड हैज़ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो CP और CB की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और परफेक्ट गैस को लेके हम लोग चलेंगे, किसी भी तरीके का रियल चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे जिससे प्रॉब्लम्स हमारी कैलकुलेशन में आए। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर रिवर्सिबल होने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का लॉस इसमें ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो सारे एजम्पशंस परफेक्ट तरीके से तो फॉलो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट हम लोग इसको लेके चलते हैं कि हायर डिग्री में ये चीज़ सारी फॉलो हो, और एटलीस्ट अगर हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे या डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे थ्योरेटिकली हम लोग ये मानेंगे कि ये पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं। प्रैक्टिकली हो सकता है फॉलो ना हो, लेकिन थ्योरेटिकली मान के चलेंगे कि हाँ ये सारे पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं। कार्नोट साइकिल, ये PV डायग्राम है, ये TS डायग्राम है। अगर PV डायग्राम की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी 1 से अगर शुरुआत करें तो देखेंगे 1 से 2, यहाँ पर जो इक्विपमेंट हम लोगों ने दिखाए थे वहाँ पे कुछ पिस्टन इस तरीके से मूव कर रहा है, या सिलेंडर के अंदर इस तरीके से थर्मोडायनामिक्स चेंज आ रहे हैं कि प्रेशर हमारा अगर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी पिस्टन कहीं से कहीं मूव करेगा, 1 से 0.2 तक मूव करेगा, उस दौरान प्रेशर इज डिक्रीजिंग वाइल द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगर TS डायग्राम बात करें 1 से 2 प्रोसेस के लिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है। TS डायग्राम टेम्परेचर कांस्टेंट 1 से 2 प्रोसेस के लिए, और एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एडिशन हो रहा है इंजन में या साइकिल में, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड। Q1 की बात हम करें तो यानी 1 से 2 के बीच में सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम ड्यू टू विच एंट्रोपी इंक्रीजेज। यहाँ पे देख रहे हैं एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर रही है। अब जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो इस प्रोसेस को कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और वहाँ पर जो हम लोगों ने यूज़ किया था सोर्स का, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हीट सोर्स का यूज़ करेंगे, तभी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q इनपुट होगा Q1 के फॉर्म में, और ये प्रोसेस कहलाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड प्रोसेस की बात करें 2 से 3, पिस्टन मूव करेगा 2 से 3 की तरफ। अगर इंजन की बात करें तो 2 से 3 की तरफ मूव करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। TS डायग्राम में देखें वर्टिकल लाइन 2 to 3, पिस्टन इस तरीके से मूव करेगा या चेंज इस तरीके से आएंगे, वर्क सबस्टेंस इस तरीके से चेंज होंगे कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा और एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। जहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हीट इंटरेक्शन नहीं है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स द प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर भी एक्सपेंशन हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा था, प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा था, और यहाँ पर भी एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे आइसोथर्मल था और यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट between system and surrounding across the boundary itself. That means the process is adiabatic expansion. Third process 3 to 4, in this process piston move करेगा 3 से 4 की तरफ, प्रेशर के क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा 3 से 4 की तरफ, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। TS में देखें 3 से 4 की तरफ टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों कहना है, बिकॉज द प्रेशर इज इंक्रीजिंग while the volume is decreasing, thus the process is known as isothermal compression, in which the pressure increases, volume decreases, और 3 से 4 के बीच में क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे होगा क्या, अगर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है 3 से 4 के बीच में, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन होगा, हीट बाहर निकलेगी।
अगर हीट बाहर निकलेगी तो उसको बाहर निकालने दिया जाए, यानी सिंक का यूज़ करेंगे जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू Q2, दैट इज इक्वल टू Q2 इन 3 to 4 प्रोसेस। 4 to 1, फिर से देखते हैं 4 to 1, इन दिस प्रोसेस प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। टीएस डायग्राम में देखें 4 to 1 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ हीट between system and surrounding in this process, because the entropy 4 to 1 is constant, 4 to 1 is constant. Compression क्यों कह रहे हैं? Because the pressure increases as well as the volume decreases. In this way जो लास्ट प्रोसेस होगा हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन कहलाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कितने प्रोसेस हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ पर हम जो प्लेट यूज़ करेंगे या हम लोग जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो एडियाबैटिक प्लेट हम लोग का यूज़ करेंगे उस केस में कि किसी भी तरह का हीट इंट्रैक्शन ना हो पाए अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात हम लोग करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारे कार्नोट साइकिल में होंगे। अगर हम लोग इंजन के बारे में बात करें इसको तो हम देखेंगे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ Q, जो Q है हमारा Q1, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू Q। जो भी हीट अमाउंट ऑफ, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शन हो रहा है, इसको कहेंगे दिस इज Q2। जो हमारा वर्क डन हमें मिल रहा है जिसकी वजह से, दैट इज इक्वल टू इफ WE। देन TS डायग्राम में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये TS डायग्राम था, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व 1 2 3 4 प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है ये। यहाँ पर जो PV डायग्राम, हम लोग को एक बात ध्यान में देने वाली है कि PV डायग्राम का जो एरिया है वो बेसिकली वर्क डन को प्रोड्यूस रिप्रेजेंट करेगा और TS डायग्राम का एरिया बेसिकली हमारा हीट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड। अगर हम लोग बात करें कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रोसेस के लिए जो ये एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अगर इसको S1 लिखें, इसको S2 लिखें, तो 1 2 3 S2 S1 1, ये पूरा जो एरिया है ये हमारा Q1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और Q2 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो एरिया है ये हमारा एरिया होगा 4 3 S2 S1 4, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा Q2 को, यानी Q2 को। यहाँ पर Q1 जो है T1 ds के बराबर लिख रखा है हम लोगों ने। क्यों? सिंपली भाई ये डिस्टेंस, अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये बेसिकली T1 है। अगर टेम्परेचर ये T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको ds लिख दें तो दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वी कैन से दैट इज इक्वल टू Q1। अगर Q2 की बात करें तो दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस, T2 इंटू ds, T2 इंटू ds। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, Q1 इज इक्वल टू WE प्लस Q2। WE की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 माइनस Q2। ये आया कहाँ से? Q1 माइनस Q2। कार्नोट एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या मिला? WE, वर्क आउटपुट WE, इनपुट क्या दिया? Q1 आपने दिया, Q1 रिजेक्शन हो गया, तो WE अपॉन Q1, WE की वैल्यू यहाँ से रखेंगे T1 माइनस T2 ds डिवाइड बाय T1 ds, ds ds कैंसिल होकर के जो हमें इक्वेशन बनेगी
वो ये इक्वेशन बनेगी। दिस इज कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। तो यानी अगर टेम्परेचर सोर्स हमारा दे रखा है Q1 T1 T2, तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी कार्नोट साइकिल की वो T1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर होगी। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विच डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। आगे चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्नोट साइकिल के लिए। अब आगे के क्वेश्चंस, आगे के चीज़ों में हम लोग देखेंगे कि हीट इंजन पे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, रेफ्रिजरेटर पे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे और हीट पंप पे न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके थे हम लोग। Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, Q2 इज रिजेक्शन, W इज हीट वर्क आउटपुट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर की अगर हम लोग बात करें, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट, and cooling effect is being created when there is extraction of heat from the space required for cooling. Extraction of heat is extraction of heat from the space required for cooling. उस ये जो प्रोसेस जो करेगा इसको हम कहेंगे दिस इज रेफ्रिजरेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लॉसेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आपको, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको देना पड़ेगा, यानी WR की वैल्यू यहाँ पे आप देंगे, तब कोल्ड बॉडी से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का एक्सट्रैक्शन होगा जिससे कोल्ड बॉडी कोल्ड में मेंटेन रहे, और हीट का रिजेक्शन होगा Q2 में। दोनों को देखने में सेम है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट की डिजायर्ड है और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट डिजायर्ड है आपका। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एफिशिएंसी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ की एफिशिएंसी बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट Q1 होगी। दिस इज Q1, दिस इज एफिशिएंसी आउटपुट टू द इनपुट। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एफिशिएंसी वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे COP, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP फॉर रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। आउटपुट नहीं, आउटपुट वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों देखने में सेम है। डिजायर्ड इफेक्ट आपको चाहिए क्या, जो चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। अगर आपको कूलिंग चाहिए, अच्छी कूलिंग कर रहा है तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अगर आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए, अच्छी हीटिंग कर रहा है तो आपके इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन इनपुट यानी वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो गया, Q1 WR। जितने अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन किया, जितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ही कूलिंग होगी हमारी, और इनपुट जो आप दे रहे हैं, वर्क इनपुट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो है आपका वर्क डन। तो डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर हो गया, डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर हो गया, जिसकी वैल्यू हीट एक्सट्रैक्शन के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू Q1, और वर्क इनपुट हमारा होगा WR। इसी तरीके से COP, अगर हीट पंप की बात करें तो यहां पर देखेंगे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट, यानी जितने अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी को ज़्यादा देगा तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। डिजायर्ड इफेक्ट इज Q2 डिवाइड बाय इनपुट। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंसी के लिए इक्वेशन ये लिखेंगे, COP के लिए इक्वेशन ये लिखेंगे, Q1 अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन WR वर्क इनपुट, और अगर हीट पंप की बात करेंगे तो Q2 अपॉन WP, ठीक है। हीट रिजेक्शन यहाँ पे लिख रखा है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कैसे इक्वेशन यूज़ करते हैं हीट पंप के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए और हीट इंजन के लिए। PMM2, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। PMM2 है क्या, अगर इसके पहले में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फर्स्ट लॉ के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था PMM1 क्या होता है। तो PMM1 क्या था, द मशीन विच वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ, सिंपल द मशीन विच वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज PMM1
and the machine which violates second law of thermodynamics, that is PMM2 simply. जो मशीन फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करती वो PMM1 है, जो मशीन सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करती वो PMM2 है बेसिकली। तो ये दोनों मशीन इम्पॉसिबल हैं, ऐसा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कंटिन्यूस एनर्जी को जनरेट करे, अगर वो कर रही है दैट इज नोन एज PMM1 विच वॉलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ऐसी कोई मशीन जो सेकंड लॉ को फॉलो ना करे वो हमारी PMM2 होगी। यहाँ क्या कहा गया है कि अगर हीट इंजन की एग्जांपल अगर ले लें, हीट इंजन सिंगल रिजर्वायर से हीट को इनपुट किया जा रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट एनी रिजेक्शन, पूरा हीट का कन्वर्जन वर्क में हो गया। यहां पर क्या हुआ, दिस इज PMM2 बिकॉज अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पूरी तरीके से हीट का कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता है विदाउट रिजेक्शन। दैट मीन्स ये मशीन फॉलो नहीं कर रही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, इसलिए हम कहेंगे दिस इज PMM2। Q की वैल्यू W के बराबर होगी। अगर एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे तो PMM2 की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क आउटपुट Q के बराबर है, वर्क इनपुट Q के बराबर है, 1 = 100%, यानी PMM2 की एफिशिएंसी 100% होगी। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोगों ने देखा कि PMM2 इज बेसिकली द इम्पॉसिबल मशीन विच वॉयलेट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या इसको दूसरे वर्ड्स में कहें कि क्लॉसियस स्टेटमेंट को जो फॉलो ना करें वो क्या होगा। अगर उसको हम लोग देखें कि अगर रिजर्वायर है T1 T2, T1 इज लेस देन T2, अपने आप हीट निकल करके ऊपर जा रही है, यहाँ से हीट निकल के ऊपर जा रही है, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को जा रही है, टेम्परेचर T1 इज लेस देन T2, अपने आप किसी भी तरह का वर्क आउटपुट आप नहीं दे रहे, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज PMM2, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। और ये PMM2 है क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल मशीन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग अब आगे के लिए। अ साइक्लिक मशीन receives 325 kilojoule from a 1000 Kelvin energy reservoir. It rejects 125 kilojoule to 400 Kelvin energy reservoir, and the cycle produces 300 kilojoule of work as output. Is this cycle reversible, irreversible or impossible? कंडीशन दे रखी है, टेम्परेचर दे रखे हैं, वर्क आउटपुट दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। सिंपली क्या करेंगे, अब इसके बारे में एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कार्नोट साइकिल हम लोगों ने आज पढ़ी। किसी भी बॉडी के लिए अगर एफिशिएंसी उसकी कार्नोट एफिशिएंसी हमेशा, अगर कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे और उसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमेशा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी की वैल्यू थर्मल एफिशिएंसी से हमेशा ज़्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी फॉर a body must be higher than its thermal efficiency for its possibility। अगर वो पॉसिबल है तो उस केस में कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसकी कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसकी थर्मल एफिशिएंसी से। अगर बराबर है तो रिवर्सिबल, अगर कार्नोट एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई थर्मल से, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग ये मान के चलते, ये लेके चलते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो किसी बॉडी की एफिशिएंसी अगर इससे ज़्यादा निकल के आ रही है कार्नोट साइकिल से तो वो इम्पॉसिबल होगी। बराबर होगी तो रिवर्सिबल, अगर कम होगी कार्नोट साइकिल की तो वो भी इम्पॉसिबल, अगर कार्नोट साइकिल की ज़्यादा है थर्मल से तो ये पॉसिबल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कार्नोट एफिशिएंसी T1 - T2/T1 निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस इज T1, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर T2। ठीक है, हाई टेम्परेचर 1000
माइनस T1 माइनस T2 अपॉन T1, 1000 माइनस 400 अपॉन 1000, T1 माइनस सिंपली रखिए, T1 की वैल्यू ये है, T2 की वैल्यू ये है, रखेंगे आई की लगभग 0.6 की वैल्यू। अब देखते हैं इसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी आती है। थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इट रिजेक्ट इतने 125 किलो जूल रिजेक्शन दे रखा है, ठीक है। साइक्लिंग मशीन रिसीव 325, रिसीव मतलब हीट एडेड, रिजेक्ट 125, वर्क कितना किया 300, वर्क आउटपुट टू द इनपुट, वर्क आउटपुट टू द इनपुट 325, वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है? 0.615 अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी। ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, इसका मतलब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कम है, विच इज़ इम्पॉसिबल, दिस साइकिल इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा आती हमारी तो वो पॉसिबल होती, अगर बराबर होती तो रिवर्सिबल आती, यानी इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर इसका डायग्राम हम लोग बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। W की वैल्यू दे रखी है हमारी 300 प्रोड्यूसेस दिस, Q1 की वैल्यू दे रखा है, T1 की वैल्यू दे रखी है, T2 की वैल्यू दे रखी है। इसका कुछ फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही लगभग बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हीट इंजन रिसीव हीट एट द रेट ऑफ दिस मच एंड गिव्स एन आउटपुट ऑफ दिस मच। थर्मल एफिशिएंसी बतानी है, द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। गिवन क्या क्या है? सबसे पहले उसको फिगर में ड्रॉ कर लेंगे, फिगर इसका बना लेंगे इंजन का। सोर्स है, सिंक है, हीट इंजन गिवन है। Q1 is the amount of heat added to the system which is equal to this heat rejection आपका, it gives an output, आउटपुट आपको दे रखा है, इतना दे रखा है, किलोवाट में दे रखा है, ये याद रखिएगा। यहाँ किलोवाट में चीज़ें दे रखी है, यहाँ किलो जूल पर मिनट में दे रखा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कितना निकालना है? थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है और द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन निकालना है। Q1 की वैल्यू दे रखी है, किलो जूल पर मिनट में दे रखा है। इसको चेंज कर लेंगे, 60 डिवाइड करेंगे, किलो जूल पर सेकंड में आ जाएगा या किलोवाट में आ जाएगा, दोनों बराबर ही है। इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। वर्कआउट आउटपुट की वैल्यू दे रखी है, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी? वर्क आउटपुट टू द इनपुट, वर्क आउटपुट की वैल्यू W और वर्क इनपुट की वैल्यू 25, सॉरी हीट इनपुट की वैल्यू 25। यहाँ पर देखेंगे एफिशिएंसी निकाल लेंगे, वर्क आउटपुट W की वैल्यू 8.2 डिवाइड बाय Q1 25 जो ये निकली है, उससे डिवाइड करेंगे 32.8% आएगा। रेट ऑफ हीट इस तरीके से जो एफिशिएंसी हुई इसकी 32.8% हुई। तो रेट ऑफ हीट रिजेक्शन की बात करें, यहाँ पे Q2 की वैल्यू निकालनी है। सिंपली अलजेब्रिक सम देख लेंगे, Q1 की वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू W प्लस Q2, W प्लस Q2। Q1 की वैल्यू रखी है, W की वैल्यू रखी है, सिंपली इसकी वैल्यू आंसर यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह 16.8 किलो जूल पर सेकेंड आएगा द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे हम यूज़फुल होता है किसी भी कंपोनेंट की पॉसिबिलिटी को समझने के लिए, कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, या इम्पॉसिबल है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए किस तरीके से यूज़फुल है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स किए। अब आगे क्लासेस में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और समझेंगे उसको। नमस्कार।